हम एक उजाड़ और वीरान मज़ार पर मिल रहे थे और हमारे पास जलाने के लिए अपने नामों के चिराग थे, न मन्नत के लिए बांधे जाने वाले धागे, चादर थी, न तक़सीम करने के लिए कोई शीरीनी। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे काफी पैदल चलना पड़ा। एक गंदे पानी के जोहड़े के नजदीक वाकया होने की वजह से भंगी पाड़े से उठने वाली मखसूस बदबू ने चंद गलियां पहले ही मेरी नथनों में घुसकर अपने लिए जगह बना ली, ताकि बाद में अपनी नागवारी का इजहार न कर सकूं। तो दोस्तों, ये जो लाइनें मैंने पढ़ी हैं, ये रफ़ाकत हयात का नावल है रोलाक। रोलाक सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी उर्दू मीनिंग आवारा हो सकती है, भटकने वाला, वो एक ऐसा किरदार। उसके बारे में ये एक ज़ख़ीम किताब है, जो नावल जो 600 69 सफ़ात पर मबनी नावल है। रफ़ाकत हयात का इससे पहले मीरवा की रातें नावल आया था, जो बहुत खूबसूरत था, उसको बहुत सराहा गया था। उसी तरह ये नावल जो है रोलाक, ये इतना तवील होने के बावजूद भी, अगर आप मैं समझता हूँ कि किसी भी कहानी की, किसी भी किताब की कामयाबी जो ये है कि जब उसका कारी, उसका रीडर उसको पहले सफ़े से स्टार्ट करे, तो वो एंड तक जाके वो रुके और उसको इख्तिताम तक ज़रूर पढ़े। तो ये एक राइटर की और ये एक किताब की, ये एक कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि इस नावल को अगर मैं पहली इसकी कामयाबी करार दूँ, तो जब ये कहानी शुरू करते हैं हम, तो दिल करता है कि इसको पढ़ते हुए जाएँ और बीच में स्किप करने के लिए दिल नहीं करता, और नावल के एंड तक जाने की एक तजस्सुस रहता है कि हम इसको कंप्लीट करें। ये सिंध का शहर है ठट्टा, उसके तारीखी शहर है, उसके जो है कहानी का सेटअप वो शहर है। और कादर बख्श नामी एक नौजवान है, जो अपने आप को ऐसे माहौल में महसूस करता है। एक छोटा बच्चा, जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने इर्द गिर्द ऐसी चीजें देखता है या महसूस करता है जो उसको दुरुस्त महसूस नहीं होती। उसके लिए वो एक अजीब बेचैनी का सबब बनती हैं या परेशानी का सबब बनती हैं, उसको सोचने पर मजबूर कर रही होती हैं। और वो खुद को उस सारे माहौल में, उस सारी सिचुएशन में, उसमें वो डिस्कम्फर्ट एक महसूस कर रहा होता है। ख़ास तौर पर इस नावल को जो आखिर तक ले जाने का या कहानी को दिलचस्प बनाने का जो सबब है, यो बाप और बेटे की जो आपस का एक तज़ाद है, एक तनाव है, उनके जो रिश्ते में एक गैप है, वो ही इस सारी कहानी का जो है वो एक मरकज़ी ख़याल है। कि शुरू में ही वो बच्चा जो है कादर बख्श, वो बचपन में वो अपने जो बाप है उसका जो बिहेवियर है, उसको अपने लिए सही नहीं समझ रहा होता, अपनी वालदा के लिए सही नहीं समझ रहा होता, और उसकी जो जिनसी आदात होती हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब होती हैं, और वो अपनी आंखों के सामने जब वो उसको वो सब करते हुए देखता है, तो उसको उससे एक शुरू से ही एक नफ़रत का एहसास, और बाप के जो रिश्ते से एक जो नेचुरल बाप बेटे का रिश्ता होता है, उसमें प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त या जो अदब वाली जो चीज़ होती है, वो उन चीज़ों की वजह से उसमें वो ख़त्म होती हुई महसूस होती है। फिर जब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं, तो कादर बख्श के साथ-साथ लाल बख्श, उसकी माँ नूरी, घनशू, मारवी, सलीम, खाला रशीदा, मास्टर इब्राहिम, हसीना, लाली, सुगरा, सुमल, सीमी, नूर मोहम्मद, जुल्फ़ी और काज़ी, ये सब वो किरदार हैं जो इस नावल के सपोर्टिंग किरदार हैं। लेकिन इस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो इसको आगे तक कहानी को डेवलप करने और इस किरदार के साथ-साथ चलते हुए हमें महसूस होते हैं। इस नावल में हमें तारीख़ भी मिलती है, इसमें समाज, रस्म व रवाज, हमारे जो तालीमी, मुआशी हालात, ये सारी चीज़ें जो है इस नावल का हिस्सा हैं। और इसमें रोमांस की एक लताफ़त भी है, और जो है हमें रूहानियत और मादा परस्ती, रकाबत, बुनियाद परस्ती, तरक्की पसंदी की बशारत, पीर परस्ती, मुरीद परस्ती, और ऐसी सारी चीज़ें जो हम समझते हैं कि हमारे जो सिंधी समाज में, ख़ासतौर हमारा सिंध का वो समाज, वो सोसाइटी जिसको हम थोड़ा बैकवर्ड कह दें, और जो तरक्की से दूर है अभी,
और वो लोअर क्लास जो हमारी गाँव में या ऐसे शहरों में जो तरक्की की राह से अभी काफ़ी दूर हैं, वहाँ पर ये हमारी एक सोसाइटी रही रही होती है। तो उस सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि रफ़ाकत हयात ने वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं कि हम हमारा नज़रिया क्या है, हम बेसिकली सोचते किस तरह हैं, हम चीज़ों को देखते किस तरह हैं, हमारे अकीदे क्या हैं, हमारी समाज की तरफ हमारी जो इनफ़रादियत है और हमारी जो इज्तमाहियत है, उन सारी चीज़ों को हम कैसे साथ लेकर चलते हैं। तो इस नावल में एक जो रियलिटी है समाज की, वो एक बेहतर अंदाज में दिखाई गई है कि हमें महसूस होता है कि जैसे अकीदा परस्ती है, पीर परस्ती है, तवहम परस्ती है, लोग जिन पर कितना यकीन रखते हैं कि जिन उनमें आके बसेरा कर लेता है। फिर उस जिन निकलने के चक्कर में दूसरे लोग जो वो बाबे होते हैं, वो किस तरह से हमारा इस्तेहसाल करते हैं, या उनके आड़ में उनके साथ दूसरे लोग जो हमारा इस्तेहसाल करते हैं, वो जिस खूबसूरती से इस नावल में बयान किया जाता है। तो जो लोग, मैं समझता हूँ, सिंध की सकाफ़त, सिंध के समाज और सिंध की मुआशी, समाजी और सियासी हालात को समझते हैं, उनको एक अपने सामने वो सारे मनाज़र जो हैं, वो होते हुए महसूस होते हैं। ये नावल एक तख्लीकी एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग नावल है, क्योंकि इस नावल में जिस तरह से एक सफ़र है, एक रवानी है कि जैसे एक किरदार को आप लेकर बचपन से लेकर उसके जवानी तक लेकर चल रहे होते हैं, उसके साथ-साथ जो चीज़ें होती जा रही होती हैं, उसके साथ-साथ उस सफ़र में हम खुद को शरीक सफ़र महसूस करते हैं उस किरदार के साथ, कि वो किस तरह आगे डेवलप होता जा रहा है, किस तरह कहानी के साथ उसके साथ कहानी चलती हुई जा रही होती है, किस तरह वो चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, किस तरह उसके जो ज़िंदगी में हालात, वाक़यात वो रूनुमा होते जाते हैं। उनका जो एक रवानी है, उनका जो तसलसल है, और उसकी जो लैंग्वेज है ख़ास तौर पर नावल की, बहुत ही सादा आम-फ़ाहम, जो आम पढ़ने वाला भी आराम से समझ सकता है। हालाँकि जो ये मरकज़ी किरदार है इसका, कादर बख्श, इसकी जो कभी-कभी इसकी थॉट या इसके जुमले होते हैं, वो थोड़ा महसूस होता है कि क्योंकि वो एक आम किस्म की फ़ैमिली का लड़का है, उसकी ज़्यादा इतनी तरबियत, तालीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कभी-कभी उसके जुमले जो हैं, वो थोड़ा उसकी जो सतह है, उससे हमें ऊपर के हो महसूस होते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है और उसका सारा सेटअप कहानी का ऐसा होता है कि वो भी फिर जो है वो अलग महसूस नहीं होते, वो कहानी के साथ ही हम उसको शामिल समझ के पढ़ लेते हैं, और उसी में एक रवानी में, तसलसल में एक आगे चलते हुए चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़ख़ीम होने के बावजूद बहुत सारी खूबियाँ हैं इस नावल में, और जो हम एक रियलिस्टिक लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं, फ़िक्शन पढ़ना पसंद करते हैं और नावल पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये एक बहुत अहम किताब है जो मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे न सिर्फ़ हमें नावल निगारी के फ़न का पता चलता है, कहानी को डेवलप करने के बहुत सारे इस चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं, लेकिन ये रौलाक या आवारागर्द या इस तरह का जो एक किरदार है, उस किरदार के साथ-साथ जितने भी वाक़यात वो रूनुमा होते हैं, वो हमारी सोसाइटी का जो हिस्सा हैं, उनको समझने और उनका एक अलग से एक अदराक हमें इस नावल से मिलता है। और इसका जो क्लाइमेक्स है, क्योंकि वो मैं शेयर नहीं करना चाहता ताकि उसका वो स्पॉइलर ना हो जाए, और आप ज़रूर इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जितने भी इसके 600 सफ़हात में जो कहानी या उसका जो मरकज़ी किरदार है कादर बख्श, उसके अंदर जो-जो चीज़ें जिस तरह से वो डेवलप होती हुई जा रही हैं, तो उसका जो क्लाइमेक्स है वो ऐन उसकी अक्कासी करता है कि जब एक जो है लावा जो है फटता है, तो उससे पहले उसके जो अंदर होती हैं वो चीज़ें, वो कितनी उसकी किरदार अदा करती हैं। तो जब एंड में इसको जो क्लाइमेक्स है उसके बाद हम ज़रूर सोचते हैं, फिर वो इस सारे नावल के जो वाक़यात हैं वो उस वक़्त हमारे ज़हन में आ जाते हैं कि ये चीज़ें हुई और इसका अंजाम जो है वो ये होना था। तो एक बहुत ही खूबसूरत पढ़ने जैसा नावल, और आजकल जो है लोग कहते हैं कि किताबों से हमारी दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है, लोग पढ़ते कम हैं, और ख़ास तरह इतने बड़े और इतने तवील किताब पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस के बावजूद मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बुक्स हैं, इस तरह का फ़िक्शन, नावल, लिटरेचर
ऐसा है कि हमें अपने साथ जुड़ने पर मजबूर कर देता है और हम इसके साथ एक लहरों में बहते हुए चले जाते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूर एक अच्छी रीड साबित हो सकती है और इसको आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो इसके हवाले से अपनी ज़रूर राय शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे गुज़ारिश होगी कि इस तरह की वीडियोज़ के लिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अपनी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये साथ है वो इस तरह तरह चलता रहेगा। थैंक यू।